मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जीएसटी साथी में। मैं आपके लिए एक वीकली अपडेट लेके आया हूं। वीकली अपडेट जो है वो 26 जुलाई तक का है और ये मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस वीकली अपडेट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडवांस रूलिंग्स, रीसेंट कोर्ट की रूलिंग्स और अपीलेट अथॉरिटी की रूलिंग्स और भी कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर या कुछ मेजर चेंज आता है तो आपको इस वीकली अपडेट के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। राइट, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस अपडेट को। ये मैंने एक पीडीएफ फाइल में बना रखा है, 3 पेजर पीडीएफ फाइल है। अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है इसमें और वीडियो में मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको बताऊंगा, तो अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपको ये सेंड करूँगा। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ की एक जजमेंट आई है, बहुत खूबसूरत जजमेंट आई है। ये मैसर सन धर्मास प्राइवेट लिमिटेड की है, महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग ने दी है। जो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आप रोड पे फुटपाथ पे चलते हैं, यानी पेवमेंट पे जो चलते हैं बेसिकली, एक्चुअली में उसे पेवमेंट बोलते हैं हम लोग। फुटपाथ एक इंडियन वर्ड, ओरिजिनेटेड वर्ड है। तो जो पेवमेंट यानी फुटपाथ है आम भाषा में कहूँ तो, जिस पे जो ब्लॉक्स लगे होते हैं आपने देखे होंगे, ग्रे, रेड, येलो कलर के अलग अलग जगहों पे लगे रहते हैं, उसके लिए इस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी फैक्ट्री में उसको बिछाया था और उसमें बोला था इन्होंने कि जी हमें इसका आईटी से मिलना चाहिए, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी कंटेंशन यही थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ये आराम से अर्थ से निकाली जा सकती है और साथ साथ मैं इसको डिसमेंटल कर सकता हूँ, यानी अर्थ से निकाल सकता हूँ बिना डिस्टर्ब किए और इसे कहीं भी रीयूज़ कर सकता हूँ, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बनती। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो आप अगर ब्रिक निकालते हैं जैसे दीवार से, तो वो ब्रिक दीवार टूट जाएगी और वो उस पोजीशन पे सेम टू सेम रिजेंबल नहीं कर पाएगी, यानी उसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़। बहुत मुश्किल है उसके लिए, ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक दिस 17(5) के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट ब्लॉक है, तो उसने पूछा था कि मुझे आईटीसी अलाउड है या नहीं है, तो जजमेंट में क्लियर बोला गया है कि पेवर ब्लॉक्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। इट इज़ वेल एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब होता है अर्थ में ही लगी हुई है वो, और इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हुए सेक्शन 17(5) के अंदर क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी जजमेंट आई थी जो कि इस AAR, महाराष्ट्र AAR ने दी है। मेरे हिसाब से ये करेक्ट जजमेंट है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज़ की भी एक रूलिंग आई है स्टोन इंडिया के केस में, जयपुर की आई है ये। इन्होंने बोला है कि जी एक्चुअली उनका एक ट्रान 1 की वजह से, उनका एक्चुअली ट्रान 1 कर रहा हूँ, उनका एक रिफंड फंसा हुआ था सेक्शन 54 का, और रिफंड इसलिए था कि क्योंकि उनका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में मिसमैचिंग आई हुई थी। तो अब उन्होंने जीएसटीआर 3B को ठीक नहीं किया, 1 ठीक थी उनकी, तो इस चक्कर में उन्होंने 3B को कभी रेक्टिफाई भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि जी रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या हो गया, मेरी 1 तो ठीक है, तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए। तो अथॉरिटी ने बोला कि जी नहीं, आप एक बार 3B ज़रूर ठीक करिए, अगर किसी सब्सिक्वेंट मंथ में ठीक कर सकते हैं तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने 3B गलत भरी है तो फिर आपका रिफंड रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए उनको बोला गया है 3B आपको एक रिपीट यानी ठीक करके भरनी पड़ेगी। राइट, कुछ कोर्ट रूलिंग्स भी हैं रिफंड को लेकर। यहाँ पे बोला गया है डिपार्टमेंट टू प्रोसेस द रिफंड एप्लीकेशन मैनुअली वेयर द पोर्टल इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग रिफंड एप्लीकेशन स्प्रेड ओवर 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको ध्यान हो, सर्कुलर नंबर 125 रिफंड को समझाने के लिए आया था 18 नवंबर 2019 को, जिसने बोला था कि रिफंड एप्लीकेशन को 2 सालों में ब्रेक नहीं कर सकते आप। इससे पहले रिफंड आप किसी भी पीरियड में ब्रेक कर सकते हो। 1 मंथ का रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, 4 मंथ का फाइल कर सकते हो, 8 मंथ का कर सकते हो, 12 मंथ का कर सकते हो, लेकिन आप 2 सालों में उसको स्प्रेड आउट नहीं कर सकते। ये इसको रिस्ट्रिक्ट लगाया गया था उस सर्कुलर में। हालांकि इसके ऊपर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने, यानी कोर्ट ने बोला कि जी अभी इसको होल्ड पे रखो और 2 सालों का रिफंड चलने दो, लेकिन पोर्टल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 2 सालों का रिफंड अगर आप डालोगे तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो यानी कई जगह पे ऐसा होता है, मतलब ऐसी कम से कम जीएसटी के अंदर बहुत जगह है जहाँ पे पोर्टल लॉ को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अगर आपका पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा तो आप मैनुअली लो जी, मैनुअली लो रिफंड एप्लीकेशन और उसको प्रोसेस करो। तो ये पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था और ये असेसी के फेवर में आया था, जो कि एक जजमेंट है, अच्छी जजमेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस तरह की एप्लीकेशन फाइल करनी है। राइट, अब कौन सा डिपार्टमेंट कितना इसको समझता है वो डिपार्टमेंट की ड्यू डिलिजेंस है। राइट, अब
कोर्ट रूलिंग में एक और रिफंड पे आई है। रिफंड पे बहुत जजमेंट्स आ रही है दोस्तों, कि बोला गया इन्होंने डीएम इशू होता है, जैसा कि आपको पता होगा रिफंड एप्लीकेशंस जो भरते हैं, कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ डेफिशिएंसी होती है तो उसे डेफिशिएंसी मेमो बोलते हैं। डेफिशिएंसी मेमो एज पर रूल 1991 90 एंड 91 15 डेज में इशू हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन डिपार्टमेंट डीएम इशू करने में कुछ टाइम लगा देता है एक्स्ट्रा। तो कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बोला है जियान इंटरनेशनल के केस में, कि आप 15 दिन के बाद, यानी डिपार्टमेंट 15 दिन के बाद उस पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं लगा सकता और फिर उसे देना ही पड़ेगा रिफंड। इसलिए डीएम इशू होने तो 15 दिन के अंदर हो जाएगा, उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं उसको, राइट। तो दीज आर द रूलिंग्स, अथॉरिटीज रूलिंग्स एक्सेट्रा। एक बहुत मेजर चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू न्यू रिटर्न एंड इनवॉइसिंग। न्यू रिटर्न पे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसपे मोर देन 50,000 व्यूज़ आ चुके हैं, तो आप भी प्लीज़ देखिएगा उसको। और अब उस रिटर्न को वीडियो देखने का पर्पस ये है कि उस रिटर्न के अंदर जो चीज़ें ऐड की गई थी वो नई रिटर्न में ना ला के एग्जिस्टिंग रिटर्न में डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ों में आपको पता लगे डिफरेंशिएट क्या है, क्या ऐसा है जो नई रिटर्न में आ रहा था और इस रिटर्न में अपडेट नहीं कर रहे हैं, और क्या ऐसा है जो उसमें भी आ रहा था और इसमें अपडेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इंप्रूव कर रहे हैं करंट सिस्टम, जिसमें कि 3-4 पॉइंट्स मैंने आपके के लिए निकाले हैं। एक तो बोला है क्रेडिट डेबिट नोट को डीलिंक करेंगे ओरिजिनल इनवॉइस से, और अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट्स को भी डीलिंक करेंगे। यानी अगर आपको पता हो जब आप क्रेडिट नोट एंटर करते हो तो वो ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल्स मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात जो मैंने ऊपर बोली थी कि पोर्टल कई जगह पे लॉ को सपोर्ट नहीं करता। लॉ बोलता है कि आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट, सेवरल इनवॉइसेस के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट नोट काट सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके 10 इनवॉइस कैंसिल हुए किसी मंथ में, तो आप उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट काट सकते हो, ठीक है जी, लॉ अलाउ करता है जी, हम काट देते हैं। पर जब मैं उसको पोर्टल पे चढ़ाने जाता हूं तो वो मुझसे मांगता है एक क्रेडिट नोट के सामने एक ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल। वहां गड़बड़ हो जाती है, यानी पोर्टल सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इसीलिए इन्होंने डीलिंक किया है ओरिजिनल इनवॉइस को। इससे क्या होगा कि क्रेडिट नोट की जो डिटेल्स हैं वो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी डाल सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें डीलिंग करेंगे। देयरफॉर टैक्स पेयर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल वाइल फाइलिंग जीएसटी 1 एंड या और 6 वो फाइल करते हैं जिनका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का होता है कॉन्सेप्ट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके मल्टी रजिस्ट्रेशंस हैं इन डिफरेंट स्टेट्स तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने बनाई हुई है, और उसको कंप्लाई भी करना चाहिए। इसके साथ साथ B2C लार्ज और B2C स्मॉल को भी मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, और एक ही टैब रखेंगे B2C। फर्दर GSTR 2A, 4A और 6A में भी कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस किए जाएंगे। 2A होता है ITC दिखने के लिए आपका, 4A होता है ITC दिखने के लिए आपका कॉम्पोजिट डीलर्स के लिए, और 6A होता है आपका ISG डीलर्स के लिए ITC दिखने के लिए। तो रिस्पेक्टिव क्रेडिट डेबिट नोट की जो डिटेल्स वहाँ चढ़ेंगी वही तो मुझे दिखेगी, तो मेरे को वैसे चेंज मिलेगा। और भी GSTR 2A के अंदर नई चीज़ें डालने की कोशिश की जा रही है। GSTR 2 में भी डिटेल्स कम है। और क्या डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ GSTR 1 फाइल्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने GSTR 1 कब फाइल करी है, 3B का स्टेटस क्या है उसका, क्या फाइल करी है कि नहीं करी है, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है पैसा तो दिया नहीं उसने, IT से नहीं दूंगा आपको। इनवॉइस का पीरियड क्या है और कोई अमेंडमेंट है या नहीं उसके अगेंस्ट, वो सब बताएगा आपको। और बोल रहा है कि GSTR 1 के बेसिस पे 3B ऑटोमेटिक भरी जाएगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम GSTR 2 भी लेके आएंगे नया फॉर्म, जिसमें कि ITC की डिटेल्स डाली जाएंगी, ठीक है, जैसे कि अभी ANX 2 लेके आ रहे थे वो नई रिटर्न के अंदर। तो वो बोल रहे हैं कि जी आपका GSTR 1 और 2A के बेसिस, 2B के बेसिस पे हम ऑटो पॉपुलेटेड कर देंगे 3B में लायबिलिटी अपने आप आए करेगी इंस्टेड ऑफ हैंड पंचिंग। तो ये भी एक अच्छा फीचर है दोस्तों। इसके अलावा छोटे मोटे और फीचर्स आए हैं जिसको पढ़ने के लिए आप PDF मांग सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है 2B का आना। 2B के अंदर आपको लेवल ITC लेवल डॉक्यूमेंटेशन वाइज मिलेगा आपको ITC का, कि किस किसने क्या क्या चढ़ाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। ई इनवॉइसिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आई है। इनवॉइसिंग पे बोला गया आएगी तो 1 अक्टूबर 2020 से ही, अभी तो यही है। बाकी मुझे पर्सनल लेवल पे उम्मीद कम है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना, लेकिन टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने बहुत अच्छी जगह बढ़ा के 100 करोड़ से बढ़ाकर इसको 500 करोड़ कर दिया। यानी अब 500 करोड़ से ऊपर वाले लोगों का टर्नओवर वाले को इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए नया API वर्जन भी लेके आएंगे लोग, एक्सपेक्टेड है सून। और ये भी बोला कि QR कोड जो है B2B पे कैसे प्रिंट होगा, और रिमूवल ऑफ बिजनेस वैलिडेशन ऑन IRP, ये भी क्लैरिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चेंजेस, ये वीकली अपडेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको और पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह की कंसल्टेंसी या कुछ भी चाहिए हो तो आप